कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनका नाम हंटर और पेकी था। ये दोनों लड़कियां 2000 फीट ऊपर टावर पर फंसी हुई थी। इतनी ऊंची और शहर से दूर इस जगह पर इनके फोन में नेटवर्क भी नहीं था। वो दोनों किसी को फोन करके हेल्प भी नहीं मांग सकती थी। इससे भी बुरी बात ये थी कि टावर रेगिस्तान के बीचों बीच था, इसलिए आसपास किसी इंसान का होना भी मुश्किल था। और तो और अगर इन दोनों में से कोई नींद लेने की कोशिश करती तो ईगल इनके पास आकर इनके मांस को नोचने लगता। अब ये लड़कियां इस टावर पर कैसे फंसी और क्या ये लड़कियां इस टावर से जिंदा बच पाई या मर गई? सुनो फिल्म हिंदी प्रेजेंटिंग। फिल्म की शुरुआत में बेकी अपने हस्बैंड डैन और सबसे अच्छी दोस्त हंटर के साथ पहाड़ पर चढ़ रही होती है। तभी डैन को एक छोटी सी गेप दिखाई देती है जिसमें वो अपनी ग्रिप लगाने के लिए हाथ डालता है। इतने में उस गेप में से एक पंछी बाहर निकलता है और उड़कर निकल जाता है, लेकिन डैन घबरा जाता है और वो अपना बैलेंस खो देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। हालांकि सेफ्टी वायर बंधी हुई थी जिसकी वजह से वो बच जाता है। डैन पत्थर और चट्टानों को पकड़ने की कोशिश करता है और वही दूसरी तरफ हंटर और बेकी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आ रहे होते हैं कि इतने में डैन की सेफ्टी वायर टूट जाता है और वो नीचे गिरकर एक भयानक मौत मर जाता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि फिल्म अब 51 वीक यानी कि 1 साल आगे निकल चुकी है प्रेजेंट में, जहां बेकी एक बार में बैठकर शराब पी रही होती है और उस इंसिडेंट में मारे गए अपने हस्बैंड को याद कर रही होती है और वो बहुत दुखी होती है। वो उसके सदमे में काफी ज्यादा ड्रिंक करने लगी थी। इस बात को लेकर उसके फादर जेम्स काफी ज्यादा परेशान थे। वो बेकी को समझाते हैं जो हुआ सो हो गया, उसे बदल तो नहीं सकते ना, लेकिन बेकी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एक दिन बेकी अपने लाइफ से हताश हो जाती है और वो बहुत सारी गोलियां खाकर सुसाइड करने का प्लान बनाती है। तभी उसके पास हंटर का कॉल आता है जिसकी वजह से वो सुसाइड करने का प्लान कैंसिल कर देती है। आगे फिल्म में दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे हंटर उसके घर आ जाती है। हंटर बेकी को सदमे से बाहर निकालने के लिए उससे कहती है कि B67 टीवी टावर पर चढ़ने का प्लान बनाया है जिसमें बेकी तू भी मेरे साथ चलेगी। हंटर जानती थी कि बेकी को एडवेंचर जगह पर जाना काफी ज्यादा पसंद आता था और काफी लंबे समय से उसने कोई एडवेंचरिंग भी नहीं की थी। बेकी जो इस टाइम काफी परेशान थी इसलिए वो हंटर को अपने साथ आने से मना कर देती है। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब बेकी अपने किचन में जाती है तो वो सोचती है कि शायद उसे हंटर के साथ जाना चाहिए। इसके बाद बेकी और हंटर दोनों गाड़ी में बैठकर उस टावर की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में बेकी हंटर के मोबाइल में कुछ पुरानी फोटोज देखने लग जाती है। स्क्रॉल कर रही होती है कि अचानक एक फोटो पर आकर अटक जाती है और हंटर से पूछती है कि तुम्हारे शोल्डर पर जो हाथ है वो लड़का कौन है, लेकिन हंटर बातों बातों में उलझा कर बात पलट देती है। तभी बेकी का फोन बजता है जो उसके फादर का था, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। काफी देर ड्राइव करने के बाद वो दोनों एक होटल में रात गुजारते हैं। डिनर के टाइम बेकी को पता चलता है कि अब हंटर एक यूट्यूबर है और वो ब्लॉगिंग करती है। यूट्यूब रेवेन्यू से अपना खर्चा पानी चलाती है। बातें चल रही थी कि अचानक बेकी की नजरें खिड़की से होते हुए टीवी टावर पर चली जाती है। ये टीवी टावर वही है B67 जिस पर चढ़ने के लिए वो दोनों आए हुए थे। हंटर बेकी को कहती है कि ये टावर यूएस का चौथा सबसे ऊंचा टावर है। नेक्स्ट मॉर्निंग बेकी और हंटर अपनी कार में बैठकर निकलने लगते हैं। तभी हंटर अपने यूट्यूब के लिए ब्लॉगिंग करने लग जाती है जिसमें वो कह रही होती है कि वो अपनी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड के साथ B67 टावर पर चढ़ने के लिए आई हुई है। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि वो दोनों उस टीवी टावर के पास पहुंच जाते हैं जहां गेट पर डेंजरस साइन के साथ लॉक लगा हुआ मिलता है। इतना देख वो दोनों अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर पैदल ही आगे जाने लगते हैं। दूसरी तरफ मरे हुए जानवर को गिद्ध खा रहे होते हैं। अब हंटर जो ठहरी एक यूट्यूबर वो उस मरे हुए जानवर का वीडियो बनाती है, उसका एक फोटो भी खींचती है और अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है जिस पर उसे बहुत जल्द काफी सारे लाइक्स मिल जाते हैं। कुछ देर बाद वो टावर के पास पहुंच जाते हैं और हंटर अपना ब्लॉग बनाना बंद कर देती है। वहीं बेकी टावर की ऊंचाई देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। वो हंटर को बोलती है कि वो टावर पर नहीं चढ़ पाएगी क्योंकि डैन की मौत के बाद उसने कभी भी इतनी ऊंचाई का सामना नहीं किया। लेकिन हंटर उससे मोटिवेट करती है और उसका डर भगाती है। अब हंटर सेफ्टी डोर उसकी कमर से बांधकर टावर के ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। यह टीवी टावर काफी ज्यादा पुराना हो चुका था जिस पर बहुत ज्यादा जंग लगी हुई थी। चढ़ने के दौरान टावर की सीढ़ियां भी हिल रही थी, नट बोल्ट भी लूज हो चुके थे। ये दोनों चढ़ते चढ़ते काफी ऊपर आ चुके थे। तभी सीढ़ी का एक हिस्सा टूटकर बेकी के हाथ से नीचे गिर जाता है। बेकी पहले से ही तो डरी हुई थी, ये देख वो और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके फिर से चढ़ने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे करते करते वो टावर पर चढ़ जाते हैं, यानी 1000 फीट ऊपर, जहाँ से शहर एक छोटे से हिस्से के बराबर दिखाई दे रहा था। ये दोनों थोड़ा सा ठहर जाते हैं, पानी वानी पीते हैं, फिर से ऊपर चढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो 1800 फीट ऊपर पहुंच चुके थे और अब उन्हें सिर्फ 200 फीट और ऊपर चढ़ना था। बेकी इतना ऊपर चढ़कर काफी ज्यादा डरने लगती है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा तेज हवा चल रही थी। सीढ़ियाँ इतनी पुरानी थी कि वो हवा में हिल रही थी। तभी बेकी हंटर से कहती है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। तभी
हंटर उसे फिर से मोटिवेट करती है और कहती है कि हमें इतनी ऊपर आने के बाद इतनी आसानी से हार नहीं मानना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों फिर से टावर पर चढ़ने लगते हैं। अब यहाँ से टावर के ऊपर चढ़ने का रास्ता काफी ज्यादा खतरनाक था। रास्ते में लगी कुछ डिस्क को हंटर ने काफी आसानी से पार कर लिया था और वो बेकी की मदद उसे पार करवाने में कर रही थी। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे हवा का प्रेशर बढ़ता जा रहा था, जिससे बेकी और भी ज्यादा डरने लग जाती है। इसी बीच सीढ़ी के एक एक नट बोल्ट निकल कर अपने आप गिरते जा रहे थे, लेकिन इस बात से अनजान होकर वो दोनों चढ़ना चालू रखते हैं और आखिरकार वे दोनों टावर के सबसे टॉप पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो पांव अपने ऊपर रखते हैं कि इतने में एक और नट बोल्ट निकलकर नीचे गिर जाता है। अब हंटर यहाँ पर दोबारा ब्लॉग शूट करने लगती है और वीडियो अच्छा बने इसलिए वो ड्रोन कैमरा का यूज करती है। हंटर अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए और अपने व्यूवर्स को एक अच्छा कंटेंट देने के लिए वो बेकी के हाथ में ड्रोन कैमरा पकड़ाकर वहां से नीचे एक हाथ के बल पर लटक जाती है। शॉट्स लेने के बाद वो वापस ऊपर आती है और बिल्कुल यही चीज बेकी को भी करने के लिए कहती है, लेकिन बेकी उसे मना कर देती है। इस पर हंटर कहती है कि अपना डर भगाने का यह सबसे बड़ा मौका है। जिसके बाद बेकी हंटर की बात मानकर वही स्टंट दोहराने लगती है और हंटर उसकी सेल्फी लेने लगती है। इसके बाद बेकी वापस से ऊपर आ जाती है। बेकी अपने साथ अपने पति डैन की अस्थियां साथ लेके आई थी और डैन को याद करते हुए उनकी हस्तियों को इन हवाओं में विसर्जित कर देती है। इस पल में बेकी और हंटर दोनों बहुत इमोशनल हो गए थे। अब वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें अब वापस जाना चाहिए और सेफ्टी वायर को कनेक्ट करने लग जाते हैं और बेकी नीचे जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही वो अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखते और सीढ़ी टूटकर अलग हो जाती है और बेकी नीचे हवा में लटक जाती है, लेकिन हंटर किसी तरह उसे पकड़कर वापस ऊपर खींच लेती है। अब बेकी मौत से बचकर आई होती है, जिसके चलते वो रोने लगती है और अचानक दोनों हंसने भी लगती है और नीचे देखने पर पता चलता है कि अब कोई सीढ़ी ही नहीं है। वो दोनों अपने अपने फोन को चेक करते हैं, लेकिन उनके फोन में कोई नेटवर्क भी नहीं था और बेकी का बैग जो टावर पर फंस चुका था, जिसमें उनके खाने पीने की बहुत सारी चीजें थी। काफी देर नजरें इधर उधर घुमाने पर उन्हें टावर पर एक इमरजेंसी बॉक्स दिखाई देता है, जिसे खोलने पर उसमें से एक दूरबीन और फ्लेयर गन मिलती है। लेकिन यह दोनों चीजें इनके किसी काम की नहीं थी। यह सब होने के बाद बेकी हंटर पर भड़क जाती है, लेकिन हंटर उसे शांत करती है और समझाती है कि हो सकता है नीचे सीढ़ी देखने के बाद कोई उनकी मदद करने आए और हमें थोड़ी देर तक तो इंतजार करना चाहिए जब तक कि कोई आ नहीं जाता। तभी हंटर नोटिस करती है कि सीढ़ी से नीचे गिरने पर बेकी के पाँव में चोट आई थी, जिसकी वजह से अब काफी ज्यादा ब्लड बाहर आ रहा है। यहाँ पर हंटर बेकी का पाँव पर अपनी शर्ट बांध देती है। कुछ समय बाद बेकी हंटर से पूछती है कि उसने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, जिस पर गलती से हंटर की जुबान पर डैन का नाम आ जाता है, जिस पर बेकी के मन में हंटर के प्रति शक होने लगता है। अब हंटर अपना फोन चेक करती है, जहाँ इंस्टा पर उसने एक मरे हुए जानवर की फोटो अपलोड की थी। इससे उसको एक आइडिया आता है कि वो अपने फोन पर एक हेल्प मैसेज टाइप करेगी और उस फोन को रस्सी से बांधकर नीचे लटका देगी। शायद नीचे जाने पर फोन में सिग्नल आ जाए और उनकी पोस्ट अपलोड हो जाए, लेकिन उनकी ये कोशिश सक्सेस नहीं होती। फिर उनको लगता है कि जरूर जमीन पर तो नेटवर्क होगा ही, इसलिए वो उस फोन को अपने जूते में डालकर अपने मोजे उसमें फंसाकर जूतों को नीचे गिरा देती है। यहाँ बेकी का ध्यान अचानक हंटर के दूसरे पैर पर जाता है, जहाँ पर 143 का टैटू बना हुआ था, जिसको देखने के बाद उसे याद आता है कि उसका हस्बैंड डैन हमेशा उसे आई लव यू कहने के लिए 143 कोड का इस्तेमाल करता था। लेकिन बेकी इस चीज को इग्नोर करके टावर से नीचे उतरने के बारे में सोचने लगती है। थोड़ी देर बाद उनको टावर के नीचे से एक आदमी और उसका कुत्ता वहाँ से गुजरते हुए दिखाई देते हैं। यह देख वो दोनों उस आदमी से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन ऊंचाई इतनी थी कि वो कितना ही चिल्ला ले उनकी आवाज नीचे नहीं आने वाली थी। फिल्म में नीचे दिखाया जाता है कि हंटर ने जो मोबाइल फोन फेंका था वो पूरी तरह से टूट चुका है और उनका यह प्लान भी फेल हो जाता है और वो आदमी भी वहां से जाने लगता है। यह देख बेकी हेल्प के लिए चिल्लाते हुए अपने दोनों जूते नीचे फेंक देती है। दूसरी तरफ उस आदमी को भी थोड़ी बहुत हलचल महसूस होती है, लेकिन वो फोन पर बात कर रहा था इसलिए वो इग्नोर करता हुआ आगे निकल जाता है। इसके बाद वो फ्लेयर गन चलाने लगती है, लेकिन हंटर उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि दिन में यह किसी को नहीं दिखेगी और वो फालतू चली जाएगी। इसी दौरान हंटर दूरबीन से देखती है कि वहाँ पर एक गाड़ी है और वहाँ दो लोग हैं जो यहाँ पार्टी करने के लिए आए हुए थे। उन्हें देख वो दोनों डिसाइड करती है कि थोड़ा अंधेरा होने पर वो फ्लेयर गन का इस्तेमाल करेगी ताकि वो लोग उन्हें महसूस कर सके। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और बेकी फ्लेयर गन इस्तेमाल करती है, जिससे वो दोनों आदमी उन्हें देख लेते हैं। अब इधर बेकी और हंटर भी मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब दोनों दूरबीन से देखते हुए नोटिस करती है कि वो दोनों आदमी उनकी कार के पास जा रहे होते हैं। ये देख वो दोनों खुश हो जाती है कि शायद मदद मिल जाए, लेकिन वो दोनों आदमी उनकी मदद करने की बजाय उनकी कार को चुरा कर वहाँ से भाग जाते हैं। यह देख वो दोनों काफी दुखी हो गई थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे वो क्या करे। अब यहाँ पर बेकी हंटर से उसके पैर वाले टैटू के बारे में पूछ ही लेती है, जहाँ हंटर उसे बताती है कि डैन के साथ उसका 6 महीने तक अफेयर रहा था। इसके लिए हंटर बेकी से माफी मांगती है कि उसने उसके पति के साथ ऐसा करके काफी बड़ी गलती की थी। हंटर कहती है कि मुझे डैन बहुत अच्छा लगता था और वो उससे प्यार करती थी, लेकिन डैन बेकी से ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने हंटर
हंटर से ब्रेकअप कर लिया था। बेकी को अब यह बात हर्ट करने लगती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड और उसका हस्बैंड दोनों ने उसके साथ चीटिंग की। अगली सुबह बेकी अपना फोन चेक करती है और पता चलता है कि 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। टावर पर चढ़े भूख प्यास से दोनों की हालत खराब थी। हंटर कहती है कि मैं नीचे जाऊंगी और डिस्क पर लटक रहा वो बैग लेके आऊंगी। अब सेफ्टी वायर टावर से बांध कर नीचे उतरने लगती है, लेकिन डिस्क से थोड़ी ही दूर वो रस्सी खत्म हो जाती है, जिसके कारण हंटर बैग तक नहीं पहुंच पा रही थी। इसके लिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हंटर रस्सी का लॉक खोलती है, रस्सी से डिस्क पर जंप लगा जाती है और पानी पीने लगती है। इसके बाद वो स्टिक की मदद से अपने बैग को रस्सी से लटका देती है और खुद भी कूदकर उस रस्सी को पकड़ लेती है और इधर बेकी उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है और इधर हंटर भी रस्सी पर पैरों की मदद से ऊपर चढ़ रही होती है। बस ऊपर पहुंचने ही वाली होती है तभी उसके हाथ से रस्सी फिसल जाती है और तेजी से वो नीचे गिरने लगती है। यह देख बेकी की धड़कनें मानो थम सी गई थी, क्योंकि यही नजारा उसने अपने हस्बैंड को खोते समय देखा था और अब वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को खोना नहीं चाहती थी। डरते डरते बेकी वहाँ से नीचे देखती है तो उसे हंटर रस्सी पर लटकी हुई दिखाई देती है। उधर हंटर के हाथ में भी काफी चोट लग चुकी थी और बेकी भी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच ही लेती है और अब बेकी हेल्प नोट लिखकर ड्रोन में फंसा देती है और ड्रोन के सहारे पास के होटल में पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रोन में बैटरी कम थी इसलिए वो ज्यादा लंबा नहीं उड़ सकता था। इसलिए वो ड्रोन को वापस अपनी ओर लेके आ जाते हैं। अब फिर से टावर पर दोनों हेल्पलेस हो जाते हैं। अब रात में बेकी को भयानक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि हंटर की उस टावर डिस्क पर मौत हो गई और गिद्ध हंटर के शरीर को नोच रहे हैं। घबरा कर वो उठती है तो पता चलता है कि यह तो एक बुरा सपना था। अगली सुबह बेकी को आइडिया आता है कि ऊपर चोटी पर लग रही लाइट से वो ड्रोन को चार्ज कर सकती है। वो ऊपर आती है और प्लग लगाती है, लेकिन प्लग ढीला था इसलिए कैमरा पकड़कर वो वहीं लटक जाती है जब तक कि ड्रोन चार्ज नहीं हो जाता। अब काफी देर तक वो ड्रोन के चक्कर में वहीं लटकी होती है। अब वहाँ काफी सारे गिद्ध आने लगते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से बेकी के हाथ में से बैग नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद उस ड्रोन की बैटरी फुल चार्ज हो जाती है और इसके बाद बेकी नीचे आ जाती है। इसके बाद वो ड्रोन को होटल तक पहुंचाने की कोशिश करती है। अब ड्रोन होटल तक पहुंचने ही वाला होता है कि अचानक उसकी टक्कर एक ट्रक से हो जाती है और टूटकर वहीं रोड पर पड़ा होता है और ड्रोन से दिखाई देना भी बंद हो गया था। इधर वो दोनों बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि अब कोई उम्मीद ही नहीं बची थी। थक हार कर उस टावर में बैठे हुए होते हैं। शाम के समय वहाँ तूफान उठने लगता है। अब उन्हें लगने लगा कि अब वो शायद पक्का मर जाएंगी। बेकी को बहुत तेज नींद भी आ रही होती है, इसलिए वो सोने लगती है। हंटर उसको सोने से मना कर देती है क्योंकि उनके सोने पर गिद्ध फिर से उन पर हमला करने लगते हैं। बेकी हंटर से उसका दूसरा जूता भी मांगती है ताकि इस बार वो अपना फोन उसमें डालकर नीचे फेंक सके। हंटर उससे कहती है कि मेरा जूता तो नीचे डिस्क पर ही गिर गया था। यहाँ से कहानी में एक बहुत भयानक ट्विस्ट आता है। फिल्म में दिखाया जाता है कि जब हंटर नीचे फिसल कर गिरी थी उसी दौरान उसकी मौत हो चुकी थी। उसके बाद से बेकी अकेली ही होती है, लेकिन बेकी को हेलुसिनेशन होने लगा था जिसमें बेकी हंटर को अपने प्रेजेंट में महसूस कर रही होती है। रात में तूफान उठते समय बेकी अपने फादर के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि वो वापस घर आना चाहती है। वही दूसरी ओर उसके फादर जेम्स भी बहुत परेशान थे अपनी बेटी के लापता होने पर। अगले दिन बेकी जब टावर पर सोई हुई थी तब एक गिद्ध आकर उसका मांस खाने लगता है। बेकी वो भूखी थी। बेकी अपनी होशियारी से उस गिद्ध को पकड़ लेती है और टावर से रगड़ देती है जिससे वो गिद्ध मर जाता है और बेकी मरे हुए गिद्ध को खाने लगती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी उसमें एनर्जी आ जाती है। अब वो रस्सी के सहारे नीचे डिस्क तक आती है। वहाँ हंटर की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपने फादर जेम्स को मैसेज भेजती है कि वो यहाँ टावर पर फंसी हुई है और अपने फोन को हंटर के जूते में डाल देती है और वो जूता हंटर की डेथ बॉडी के अंदर डालकर हंटर को नीचे फेंक देती है। इसके बाद रात में बेकी के पापा जेम्स को मैसेज मिलता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ टावर तक पहुँचते हैं और जैसे ही वो उस टावर तक पहुँचता है तो देखता है कि पुलिस एक डेड बॉडी को कवर में डाल रही थी। ये देख वो शंका करने लगते हैं कि कहीं यह मेरी बेटी तो नहीं। तभी उसे अपनी बेटी बेकी पुलिस की कार के पास दिखाई देती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और इसके बाद ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। और इस फिल्म से हमें यह सीखने को मिलता है कभी कभी दोस्तों के साथ रिस्की डिसीजन लेने से बचना चाहिए था। यहाँ बेकी लकी थी जो बच गई। आप लकी हो या नहीं ये पता नहीं, इसलिए ऐसे कदम उठाने से पहले वहाँ से गायब हो जाना ही सबसे अच्छा होता है। सब्सक्राइब कीजिए सुनो फिल्मी को और फिल्मों की वास्तविकता को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको फिल्म की स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।